कि हम दूसरों के लिए लड़ेंगे और दूसरों के लिए मरेंगे। इस तरह से सिख बने थे। एक माँ का जो फेथ है वो रिलीजन से बहुत परे है। रिलीजन इंसान का बनाया हुआ है। ज़्यादातर ढोंगी चलाते हैं। मैंने उन ढोंगियों को, खालिस्तानियों को देखा है। मैं जानता हूँ कि कौन कितने कितने पैसे में कौन से प्रसाद बेचते हैं। भारत रत्न बाज़ार में बेचने की चीज़ नहीं है। तो भेड़ बकरी वाले जो ऊपर जाते हैं वही इन्फॉर्मेशन ले आते हैं। दैट मीन्स आपके उनके साथ में ताल्लुकात ही नहीं थे। बॉलीवुड में हीरे हैं, कमल हैं, वो कीचड़ में से ही होते हैं। भारत का झंडा इस किताब में सहमत सल्यूट करती है। एक संदेश था पूरे देश को कि सारे मुसलमान गद्दार नहीं हैं। नमस्कार, साहित्य तक के बातें मुलाकातें कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज साहित्य तक के स्टूडियो में हमारे साथ हरिंदर सिक्का साहब मौजूद हैं। मैं अभी उनसे मिलवाऊंगा आपको। हरिंदर सिक्का जी बहुत आयामी प्रतिभा के धनी हैं। कॉलेज के जीवन के बाद उन्होंने भारतीय नौसेना को ज्वाइन किया, वहाँ बड़े पदों पे रहे। उसको छोड़ने के बाद कॉरपोरेट की दुनिया में आए, पिरामल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़े पद पर पहुँचे, अभी भी उसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान फिल्मों की दुनिया को, लेखन की दुनिया को, साहित्य की दुनिया को उन्होंने बहुत गहराई से प्रभावित किया। एक फिल्म आपकी आई थी नानक शाह फ़कीर, जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उस फिल्म पर चर्चा हुई। एक और किताब आपकी आई जिसका नाम कालिंग सहमत है। वो कालिंग सहमत पर एक फिल्म भी बनी, राजी, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे। बहुत ही चर्चित फिल्म रही है। और एक पुस्तक विछोड़ा, जो आस और आस्था का अनूठा मेल हम कह सकते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में यह पुस्तक आई है और ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में है। इस पर भी फिल्म बनने वाली है। तो मैं अब चलता हूँ सिक्का साहब के पास, जो मेरे बगल में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य तक के स्टूडियो। मैं सर शुरुआत बचपन से आपके करना चाहूँगा। जानना चाहूँगा कि ये हरिंदर सिक्का जी जो आज कॉरपोरेट की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में, लेखन की दुनिया में, और जो सोशल स्ट्रक्चर है, और मैं व्यक्तिगत निजी तौर पर जानता हूँ कि देश में जो राष्ट्रीयता की जो भावना है, देशभक्ति की जो भावना है, और सही मायनों में जो भारतीयता है या भारतीय संस्कृति है, उसको भी विकसित करने की दिशा में आप बहुत सारा काम कर रहे हैं। हमारी बातचीत में वो बातें आएंगी क्रमशः। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो आपका निर्माण हुआ और ये जो लगाव आपका सेना, देश, राष्ट्र, कला, साहित्य, बिजनेस वर्ल्ड सभी से हुआ, ये कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो मैं बचपन की यादों से हम शुरू करना चाहेंगे। सन 1947 में मेरे माता पिता परिवार संग इंडिया में, दिल्ली में आए थे, वहाँ बसे थे। तो एक जगह है कटरा शिवाजी बस्ती पंजाबियाँ, सब्जी मंडी, दिल्ली। जी जी। वहाँ पर एक रिफ्यूजी कॉलोनी में एक टीन के रूफ के नीचे, छत के नीचे हमारा परिवार बड़ा हुआ था। और शुरू में मुझे एक कॉन्वेंट में पढ़ाया गया, लेकिन वो उतनी ही तनख्वाह में वो 5 साल से ज़्यादा संभव नहीं था। बट माता पिता का था कि ये पढ़ाई अच्छी करे, फाउंडेशन अच्छी बने। बचपन की सर कुछ याद है आपको? मतलब जब देश का, मुझे लग रहा है आप देश विभाजन के दौर की बात कर रहे हैं, उसकी कुछ स्मृतियां आपने बड़ों से अपने सुनी हों, जो उन्होंने बांटी हों। क्योंकि दिल्ली के जिस रिफ्यूजी कैंप से जिस परिवेश की बात कर रहे हैं आपके माता पिता जी की, इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि उन स्थितियों में भी उन्होंने आपको कॉन्वेंट में भेजा। लेकिन घर में चर्चा तो होती रहती होगी
विभाजन के ये दौर? बड़ा कमाल का परिवार था हमारा। मेरे जन्म से पहले पाकिस्तान से लोग हमारे घर पर आए थे। जी पुलिस को साथ में, एक कांस्टेबल था उनके साथ में, जी। कि हमारा कुछ सामान आपके घर में पड़ा है। अच्छा। तो उन्होंने, उन दिनों दीवारें करीब 2-2 फीट की मोटी होती थी, मिट्टी की होती थी। जी। तो उन्होंने एक दीवार का एक कोना तोड़ा था, उसमें खूब सारा सोना दबा के गए थे। तो उन्होंने, कांस्टेबल ने कहा था कि अगर आप चाहें, ये इनका हक नहीं है। तो मेरे दादाजी ने कहा था कि इस पर हमारा भी हक नहीं। तो वो वापस लेके गए थे। तो जो लेके गए थे उन्होंने पूरा दम लगा लिया था कि कुछ छोड़ जाएं याद के लेकिन लिए। यहाँ रखा उन्होंने नहीं। कहा कि ये हराम होगा, ये नहीं रखा जाएगा। पैसे का अभाव था, कमी थी। मैं, हमारे घर के कुछ पास में एक गुरुद्वारा होता था, मुझे उसकी याद है। मैं 3 साल का जब था तो मैं गुरुद्वारे में चला जाया करता था। तोतला होता था, पूरा स्टैमर करता था। तो बट प्रसाद खाने जाता था, खूब सारा मिल जाता था। जी। तो बट घर में आके कुछ बोल देता था माता पिता को। तो एक बार मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि चलो गुरुद्वारा चलते हैं। तो उन्होंने भाई जी को आड़े हाथ ले लिया कि क्या सिखाते हो मेरे बच्चे को। तो कहते जी क्या सिखाया है? कि ये बेटा बोलता है तेग बहादुर असी मरिए, तो आप इसको मरना सिखा रहे हैं। तो भाई जी हंस पड़े। वो बोलते हैं ये तोतला है, बोलना चाहता है तेग बहादुर सिमरिए, कि हम ओह। परमेश्वर को याद करें, लेकिन सिमरिए नहीं बोल सकता, तो असी मरिए बोलता है। लेकिन जिस दिन ये मरना सीख गया, ये जीना सीख जाएगा। क्या बात है। मुझे वो याद है, मैं उनकी उंगली पकड़ के वापस पैदल चल रहा था माँ के साथ में। तो वो दिमाग में बात बैठ गई थी कि ज़िंदगी में मरना तो सीखना पड़ेगा। पूरा मतलब नहीं पता था, 3 साल का था, उस उम्र में। लेकिन वो आज तक वो बात याद है और उसको निभाया है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा किस तरह से निभाया है। तो वो बाकी लोगों में जितना डर होता है उतना शायद मुझ में थोड़ा कम है। डर तो सबको होता है, बट डर इतना नहीं है कि उससे डर के पीछे हट जाए। तो क्या ये वजह थी कि कॉलेज करने के बाद आप नौसेना में गए? सेना से आपका लगाव की वजह क्या थी? क्योंकि 3 साल की उम्र और कॉन्वेंट की बात हमने की। मुझे लगता है कि स्कूल और कॉलेज का जीवन भी आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाई की थी और कॉलेज पास आउट करते ही आप नौसेना में चले गए। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, हॉकी का अच्छा प्लेयर था, बॉक्सिंग किया है यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन फोकस ये था कि CDSE एग्ज़ाम पास करें, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। और कहते हैं कि ज़िंदगी में हर प्रार्थना सुनी जाती है। कहीं दिल में वो थी कि फ़ौज में ज्वाइन करना है। तो पहले ही एग्ज़ाम में पास हो गया, पहले ही इंटरव्यू में क्लियर हो गया, पहला ही मेडिकल टेस्ट जो कि बहुत टफ़ होता है नेवी के लिए, वो पास कर दिया। बट उससे पहले मैंने NCC में रिपब्लिक डे परेड में, तब मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे एक ट्रॉफ़ी हासिल की थी और रिपब्लिक डे परेड में कमांड किया था। तो वो अपने आप में बड़ा बड़ा एक जोश भरा था कि बात थी कि अपने आप को वर्दी में देखूं, तो जब नेवी को ज्वाइन करना था 1979 जून में, तो हम DDA के तब तक शिफ्ट कर गए थे। DDA फ्लैट जनकपुरी में एक 2 बेडरूम का फ्लैट लिया था पिताजी ने। तो उसमें मेरी माताजी फर्स्ट फ्लोर से नीचे आई और रेलवे स्टेशन नहीं गई। बट मुझे उन्होंने बोला था कि जब उनके पाँव छुए कि जाना है, तो बोलते हैं कि हो सकता है कि कभी जंग लड़ जाए, हो सकता है कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके सामने कोई दुश्मन आ जाए, तो ध्यान रखना घाव पीठ पे नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ये शिक्षा बचपन से ही मिली थी कि
पीठ पे किसी के चोट नहीं करनी है ना, और मुझे पीठ नहीं दिखानी है, मुझे पीठ नहीं दिखानी। तो वो हमने कोशिश करके, उसका इतिहास है मेरे साथ में, पीठ नहीं दिखाई कभी भी, ऐसी किसी कुछ सिचुएशन में भी पीठ नहीं दिखाई। तो नौसेना की कुछ यादें, क्योंकि वहाँ आपने जो शुरुआत की थी ज्वाइन करने के बाद, कितना कार्यकाल आपका नौसेना के साथ? 14 साल। 14 साल। और उस दौरान की कुछ यादें? तो एक ऐसा हुआ था, पूरी बात तो नहीं बताऊंगा। जी जी मैं नया नया ऑफिसर बना था, कमीशन हुआ था, जी तो मुझे ट्रेनिंग कमांड ऑफिसर्स की मिली थी जो यंग अभी कमीशन नहीं हुए। जी जी तो उनको मैं बोलता था कि अगर यहाँ पसीना बहाओगे तो जंग में खून नहीं निकालना पड़ेगा। तो उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से उनकी खिंचाई करता था। जहाज़ के ऊपर में ट्रेनिंग अलग किस्म की होती है, जो मिलिट्री वाली दूसरी आर्मी और एयरफोर्स अलग होती है। बट एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि कोई एक बात होगी जिससे कि मुझे किसी को उन्होंने कहा मुझे कुछ जाना है कहीं पर, तो सपोर्ट कि जाइए चुपचाप आ जाइएगा। वो हम डिसिप्लिन से खेल रहे थे। तो जब वो बात, और हम इतने में सेल कर गए, वापस आ गए, तो मेरे जो मिडल ऑफ द ओशन में मैंने उनको ट्रेनिंग और कमांडर को बताया कि इस तरह से हुआ है, तो इससे ये तो बड़ा सीरियस ऑफेंस है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई एम रिस्पॉन्सिबल, नॉट देम। तो वो एक यंग सब लेफ्टिनेंट को मुझे कोर्ट मार्शल हो सकती थी उस वक़्त, कि मैंने एक, यू सी इट इज़ मिसिंग द फील्ड ऑफ एक्शन। शिप सेल करके और आपका आदमी नहीं है और आपने बोल दिया सब हैं, 50 थे मेरे पास में, तो मैं ब्लेम कर सकता था उनके ऊपर में, किसी के ऊपर में भी। वो ट्रेनिंग कमांडर मुझे उनका नाम है कमांडर बाजवा, सुनेंगे तो हैरान, मतलब आज भी वो हंसते हैं। तो बड़े हैरान थे कि तुम छोटे से हो, अभी अभी ऑफिसर, यंग ऑफिसर, इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। तो वो मेरे साथ में खड़े हो गए, तो हम बच गए उस सिचुएशन में। वो छोटी मोटी गलती थी कि वो अचानक से सेल कर गए, हम को शिप से रनिंग शिप तो नहीं कर, शिप मिसिंग तो नहीं कर रहे थे ना, फील्ड ऑफ एक्शन। तो वो एक सीन था। तो एक बार हम जब एक INS गंगा नाम का शिप जी, था, जी। और तब एडमिरल चोपड़ा तब कैप्टन थे, तो वो कराची में हमें सर्वेलेंस के लिए भेजा गया था, कराची जी जी पोर्ट पे 10-20 मील दूर। और कराची में उनके शिप्स की एक्सरसाइजेज चल रही थी, तो 10 मील इधर 10 मील इधर उनकी एक्सरसाइज चल रही थी, हम बीच में घुस गए थे। अच्छा। हाँ, कहाँ पता लगता है मर्चेंट शिप चल रहे हैं कितने, रात के मिडल ऑफ द नाइट में। तो हम उनके सिग्नेचर्स ले रहे थे। सिग्नेचर होता है, हर प्रोपेलर का एक अपना सिग्नेचर होता है, हर एक साइंटिफिक डेटा जो भी, मतलब एक यंग लेफ्टिनेंट था। जी जी लेकिन साथ में मेरा एक काम था लैंडिंग सेफ्टी ऑफिसर का। तो जो हेलीकॉप्टर्स हमारे एयर में थे, जी जी सीकिंग हेलीकॉप्टर मैसिव बड़े होते हैं, वो एट ए टाइम एक ही लैंड कर सकता है। हमारे पास शिप में 2 थे, दोनों ऊपर थे। तो सुबह 4 बजे पाकिस्तानियों को पता लग गया ये तो आए हुए हैं। अच्छा। तो उनकी तो सारी 5-7 जितने 10 शिप उनके थे, उनकी एक्सरसाइज डिसबैंड हो गई, स्टॉप कर दी गई। उन्होंने एक एलियट एयरक्राफ्ट भेज दिया और कोशिश किया कि हमारा सीकिंग लैंड ना करें। और सी भी थोड़ा सा चॉपी था, सी स्टेट 4 थी शायद। तो एक शिप को लैंड किया, एक जहाज़ को तो पहले हमने लैंड करा दिया, बट वो दूसरे को लैंड करने नहीं दे रहे थे। इतना नज़दीक आ जाते थे कि रोटर्स जो है ना, वो डू और डाई मिशन में आ गए थे। ओके, तो उस वक़्त एक कमांड दिया था कि अभी अंदर जा रहा है, उसके बीच में उसको ब्रेक देना पड़ता, नहीं से यू लैंड, आई टेक केयर। तो वो उसमें डिले होता तो गड़बड़ हो सकती थी। वो एक बड़ा डिसीजन था, गलत होता तो आपका कोर्ट मार्शल निश्चित था। तो वो भी सेफ साफ हो गया। तो ऐसी कई बातें हुई हैं।
एक हमने लॉजिस्टिक्स में, हाँ, जब हमने गनरी के बाद में मिसाइल गनरी ऑफिसर थे हम, सैम को सरफेस टू एयर मिसाइल गनरी ट्रेनिंग ऑफिसर थे हम, ट्रेंड ऑफ मिसाइल। मैंने मिसाइल नेवी में सबसे ज़्यादा एयर सरफेस टू एयर मिसाइल फायर मैंने ही की हैं। वाह। उसके बाद में शायद इतना मटेरियल मिलता भी नहीं है फायर करने को, तो RJ-13 बोलते हैं। तो वहाँ से मैंने स्विच किया था लॉजिस्टिक्स में जाके। तो एक महाशय आए थे, महाजन नाम था उनका, तो नाम पूरा याद है, अनिल महाजन जी। तो बोलते थे सर ये जो है ना, हम उनकी कुछ इंस्पेक्शन करा रहे थे, तो गड़बड़ तो हर कोई जगह करते हैं कुछ ना कुछ। तो उन्होंने मुझे 14,000 रुपये मेरे एक पैकेट में पकड़ाए थे। 50,000 देंगे, ये 14 रख लीजिए। तो हमारे एक इंचार्ज हैं कमोडोर नागी, उन दिनों में थे, तो उनको कॉलर से पकड़ के और एक हाथ में पैकेट लेके नागी के सामने दबा दिया था। लेकिन बात जो मैंने नागी से की थी ना, कमोडोर से, वो अलग थी। उनका ऐसी और भी दीमक होगी मेरे यहाँ पर, वो सफाई करनी है। आप एक कमोडोर को ऐसे बात नहीं बोल सकते, बड़ा सीरियस ऑफेंस है। आप बहुत बड़ी उंगली उठा रहे थे। मेरा वो मकसद नहीं था। वहाँ पर सिविलियंस भी थे, दूसरे भी थे, तीसरे भी थे, लेकिन वो उसके 3-4 तो 2-3 तो बटन टूट चुके थे, कॉलर के थोड़ा उधड़ भी गया था। मुझे गुस्सा था कि मुझे उसने ये बात कही क्यों। सिक्का साहब, 2-3 सवाल है। नौसेना की हम लोग बात कर रहे हैं, आपके उस जीवन की। एक में आपने जो उदाहरण दिया उसमें आपकी बहादुरी की बात है, दूसरे में आपकी जो संवेदना है किसी अपने सहयोगी के प्रति कि अगर उसको ज़रूरत थी तो उसको आपने कह दिया कि ठीक है जाओ तुम आ जाओ, और उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हो गए थे, बिना यह डरे कि भाई कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। और तीसरा ये कि उस दौर में भी आपको करप्शन पसंद नहीं आया और अपने ऊपर रिस्क लेके, या अपने के सीनियर हमारे नाराज़ भी हो सकते हैं और मैं जो बात कह रहा हूँ, नौसेना की 14 साल की ज़िंदगी में की घटनाएं आपने बताई, लेकिन आप कारपोरेट में इन बातों को लागू कर पाए क्या? क्योंकि आपका कारपोरेट जीवन शायद नौसेना के जीवन और कॉलेज के जीवन से भी बड़ा है। मुझे लगता है कि आपने एक लंबा समय कारपोरेट की दुनिया को दिया। ये 2007 की बात है जी। यशवंत सिन्हा जी फिनांस मिनिस्टर थे। जी। तो उन्होंने एक टैक्स लगाया था कैंसर ड्रग्स पर, 25% जी। वैट लगाई थी। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो अभी बहुत प्रचलित है, इंडियन एक्सप्रेस में वो छपा था, स्टार क्वेश्चन बना था पार्लियामेंट में। उसमें था कि हैव सम सिंपैथी मिस्टर सिन्हा, यू आर बजटिंग नाइटमेयर्स फॉर कैंसर पेशेंट्स। उसके नीचे लिखा था द ऑथर इज़ प्रेसिडेंट ऑफ पिरामल्स। तो वो बहुत बुरा मना गए थे और उन्होंने अजय पिरामल जी को फ़ोन कर दिया। तो उसमें मैंने लिखाया था कि आप जब बाहर जाते हैं या पुराने प्राइम मिनिस्टर VP सिंह जाते हैं तो इनका करोड़ों रुपए का खर्चा सरकार देती है, आपने कैंसर ड्रग को भी नहीं छोड़ा। तो उन्होंने समन किया था मुझे, ओके, और मुझे कहा गया था कि माफ़ी की चिट्ठी लेके आइएगा, पब्लिक में डोमेन में है सारा, ये देखिए। तो मैं गया था, चिट्ठी लेके गया था, माफ़ीनामा लेके गया था। तो उन्होंने अपने टेबल के सामने से कुर्सियाँ हटा ली थी, तो मुझे खड़ा होना था, फाइनेंस मिनिस्टर। तो मैंने चिट्ठी पकड़ाई, उसमें लिखा था कि दिस इज़ माई पेंटा पेंगुइश, के मुझे दर्द था तो मैंने चिट्ठी लिखी है, आप पर कोई पर्टिकुलर पर्सनल अटैक नहीं है। पैरा 2, आई स्टैंड बाय माई आर्टिकल। तो उन्होंने कहा था दफ़ा हो जाइए, ओके। तो दफ़ा हो गए। तो मन में जब मैं नॉर्थ ब्लॉक से स्टेप नीचे उतर रहा था तो मेंटली मैं एक अपना रेजिग्नेशन प्लान कर रहा था, बट अजय पिरामल ने कहा सवाल ही नहीं है। 3 दिन बाद में मुझे शक्ति सिन्हा थे एक, हाँ पता है मुझे, उन्होंने मुझे बुलवाया कि प्रधानमंत्री जी मिलना चाहते हैं। तो बुलाया गया, तो बोले कि क्या किया। तो मैंने कहा सर
हमें तो शर्म आना चाहिए सबको कि आपको गरीब आदमी ही मिलता है। मैंने कहा मेरी मासी को वो कैंसर है, हमें पता है वो कैसे जी रही हैं, कहाँ से पैसा आता है। तो हमें दर्द आना चाहिए, लेकिन हम दर्द भूल चुके हैं, हमें सिवाय अपने के कोई नहीं दिखता है। 3 दिन बाद में यशवंत सिन्हा जी को वहाँ से हटा दिया गया और जसवंत सिंह जी को बनाया गया वित्त मंत्री। ये सारा पब्लिक डोमेन में है। तो मुझे फिर समन किया गया। इस बार वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी ने, बैठो ऐसे, आइए। बैठ गए, क्या लेंगे? मैं कहा फ़िल्टर कॉफ़ी पियेंगे। मुझे पता है फ़िल्टर कॉफ़ी, कोचीन से ट्रेनिंग लिया है। मैंने कहा जी कॉफ़ी दो। कॉफ़ी लिया। ये तुम्हें नोटिस इशू होता है। मैंने पढ़ा। ज़िंदगी का पहला ऑर्डिनेंस सरकार ने कभी इशू किया था जिसमें सारी ड्रग्स के ऊपर में से लाइफ सेविंग ड्रग से टैक्स हटा दिया गया था, वो मेरे नाम से बना के दिया था। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत आपको इसके लिए बधाई कि ये एक नेक काम, मतलब ये आपका देखिए एक ऐसा रूप है जिसको मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी ये बार बार पता होना चाहिए कि आप किसी भी क्षेत्र में हों जीवन के, अगर आप समाज के लिए समाज के हित में कुछ करना चाहते हैं और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, तो किसी भी स्तर पर सरकार को झुका सकते हैं, बशर्ते आप सत्य के साथ हों। तो आप जसवंत सिंह जी ने हाथ मिलाया था, जाते समय गले लगाया था, दरवाजे तक आए थे। यहाँ ख़त्म नहीं होता है। एक हमने PIL दायर की थी। एक था हेल्थ मिनिस्टर राजा, साउथ से थे। ए राजा, नॉट ए राजा, समझ गया, रामदास। तो उनके खिलाफ में PIL दाखिल की थी। अमित सिब्बल ने मेरे लिए लड़ा था, कपिल सिब्बल के बेटे हैं, फ्री में लड़ा था। हम जीते थे। हम फार्मास्यूटिकल कंपनी के थे, वो हेल्थ मिनिस्टर था। उन्होंने बड़ा हमारे साथ में गड़बड़ उसके एज ए रिवेंज में किया था। मेरी कंपनी मेरे साथ खड़ी रही और रामदास को निकाला था प्रधानमंत्री जी ने। ओके, दोबारा रामदास कभी सेंटर में नहीं आया है, राइट। बट मुझ पर बहुत सारी थ्रेट्स इशू हुई थी। ये दूसरा इंसिडेंट था। वाकया क्या था? वो क्या वाकया था? PIL क्या था? PIL था कि आप नकली दवाओं के बादशाह हैं, आपको कट मिलता है। आपने सीधे स्वास्थ्य मंत्री को कहा था? बाई नेम नहीं कहा था। हेल्थ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, ये पब्लिक डोमेन में है, मेरी वेबसाइट पर है ये पूरी की पूरी। तो अमित सिब्बल ने 2 साल लड़ाई की थी इसके लिए, मेरे लिए। छोटा मोटा केस नहीं था ये। तो फिर उसके एज ए बनस्पत हम विटामिन A सप्लाई करते थे। अकेली ऐसी कंपनी थी जो विटामिन A बनाती थी। तो होता क्या था कि इनोकुलेशन के लिए काम आता है। इन्फेंट्स को ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए विटामिन A बहुत ज़रूरी है। तो एक लेडी थी जॉइंट सेक्रेटरी, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने एक 200 करोड़ का टेंडर था, वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर, अकेले। तो उसको उन्होंने हमें ना दे के नेस्टर फार्मा एंड प्योर फार्मा नाम की 2 कर्मियों को दे दिया। तो मैं उनके पास गया था कि ये आपने ठीक नहीं किया है, क्योंकि ये डाइल्यूट करके उसको बच्चों में देंगे, उसका असर नहीं होगा। हमारे यहाँ देश में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस है बच्चों में। तो वो मानी नहीं। तो उसके खिलाफ में तब विट्ठल होते थे CVC, उनको लिखा, CBI को लिखा और प्राइम मिनिस्टर को लिखा और वॉशिंगटन जाके वर्ल्ड बैंक के मिल के आए। अपने खर्चे पे गया था तब मैं, क्योंकि मुझे बताना नहीं था कंपनी को कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप ले रहा हूँ। हमें टेंडर प्रोसेस से बंद कर दिया गया था, इतना नाराज़ हुए थे हेल्थ मिनिस्ट्री में लोग। तो वो जंग लड़ी, उसके लिए 2 साल तक उनके लिए खिलाफ में जंग लड़ी।
और वर्ल्ड बैंक के लोग, वर्ल्ड जो उन्होंने डोनेशन या जो भी उनका पैसा लगा था, वो लोग इंडिया आए और उन्होंने फिर नेस्टर फार्मा और प्योर फार्मा इन दोनों को बैन कर दिया था। और दैट लेडी नेवर मेड इट टू सेक्रेटरी। सिक्का साहब, पीरामल ग्रुप से आपका लगाव कैसे हुआ? आपने जब नौसेना छोड़ी, आप इनको ज्वाइन कैसे किए? क्योंकि आप तो फौज में थे, मतलब सेना में थे। तो देखिए, यहाँ माथे पे कभी कुछ लिखा होता है। जब सेना 14 साल के बाद में मैंने अवकाश प्राप्त कर लिया था, बाहर आ गए थे, तो उससे पहले पोलो खेलता था। तो मेरे साथ में एक आदमी बड़ा, रोज़ सुबह शाम को राइडिंग होती थी। एडमिरल जैन साहब मेरे सीन्स ही थे उनके साथ में और मेरे। तो हम अपनी धुन में खेलते थे, यंग लेफ्टिनेंट। बट वो आदमी बड़ा विनम्र था, बड़ा प्रेम से। 3 महीने बाद में पता लगा ये तो मोरारजी गोकुलदास मिल का चेयरमैन है। तो दोस्ती हुई। तो मैंने कहा पहले बताना, तो हम इतने आदमी बड़े हुए, थोड़ा तुम्हें प्रेम से पेश आते। तो कहते नहीं है, तुम दोस्त थी। तो जब 93 में मैंने अवकाश प्राप्त किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में आइए। तो मैंने कहा आप मुझे बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे, तो इसे आप ट्राई तो करिए। तो तब से मैं अजय पीरामल के साथ में हूँ। सिक्का साहब, ये सवाल है कि आपकी जो आप कॉरपोरेट ज्वाइन कर लिए, कॉरपोरेट के किस्से मैंने कुछ आपने बताए जो समाज सेवा से जुड़े थे, और फिल्मों की तरफ रुझान कैसे हुई, और उसके बाद किताबों पर आएंगे। चूँकि जो पहली फिल्म है वो कान में और दुनिया भर में प्रदर्शित हुई, नानक साहब पे बनी हुई फिल्म। कैसे आपका दिमाग इधर आया कि मैं ये काम कर रहा हूँ? और ये एक मज़े की बात है जो आपके जीवन को जो अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ। एक बच्चा जो रिफ्यूजी कैंप में पला बढ़ा, 3 साल की उम्र तक जो सही ढंग से बोल नहीं पा रहा था, उसने न केवल अच्छी पोजीशन से नौसेना को ज्वाइन किया, वहाँ एक अपनी पहचान बनाई, वह अपनी शर्तों और अपने सिद्धांतों को लेके खड़ा रहा, बल्कि कॉरपोरेट दुनिया में आया तो सरकारों से भी अड़ता और भिड़ता और लड़ता रहा। ठीक है। और उसके बाद जो पहली फिल्म बनाई वह एकदम जिसको कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का पुट लिए हुए थे। तो ये जो परिवर्तन है वह कैसे हुआ और कैसे मुखातिब हुए इस तरफ? इससे जाने से पहले मैं एक बार, जब उन दिनों में हेल्थ मिनिस्ट्री से काफ़ी झगड़े चल रहे थे, जी। तो मैंने एक एंटी स्पूरियस ड्रग्स कैंपेन चलाई थी। अच्छा। मुझे सुरेश प्रभु जो बाद में रेलवे मिनिस्टर बने, वो ज्वाइन किए थे मेरे साथ में। जी। और हम बड़ा अटैक करते थे, नकली दवाओं वालों को, मैन्युफैक्चरर्स को अटैक करना, भागीरथ प्लेस वगैरह को वहाँ चले जाना। वो बड़े ख़तरनाक लोग थे। तो ये काम आसान नहीं था। वो 10 साल तक लड़े। तो एक स्विट्ज़रलैंड से एक टीम आई थी मुझे वो ट्रॉफ़ी देने के लिए, कि भाई ये काम आप दूसरे भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। तो तब CJI को बुलाया गया था, उन्होंने ये अवार्ड दिया था। पर 10 साल एंटी स्पूरियस ड्रग्स कैंपेन चलाया था। सर, मैं जानना चाहूँगा, चलिए चूँकि और उसका पहला कैंपेन आज तक में हुआ था। मैं एक जानना चाहूँगा, इसी से संबंधित सवाल दिमाग में आ गया। ये नकली दवाओं की स्थिति क्या है आज के समय में? क्या स्थिति है और क्या ये कभी बंद हो पाएगा? मतलब इस तरफ, चूँकि आप ये एक महत्वपूर्ण विषय है, हम लोग साहित्य के स्टूडियो में हैं, और साहित्य, लेकिन जीवन होगा तभी तो साहित्य हो। देखिए, हमारे यहाँ पर शेड्यूल एम होना चाहिए, सब ड्रग शेड्यूल एम सर्टिफिकेशन के साथ में आना चाहिए। एक गुड क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, GMP सर्टिफिकेशन होना चाहिए। जो कानून हैं जो DCGI ने बनाए हैं, वो सरकारी कंपनी समेत कोई फॉलो नहीं करता है आज भी।
आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मुझे- सरकारी कंपनी समेत कोई फॉलो नहीं करता। मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक कंपनी, बड़ी सी कंपनी का भी नाम ले लो, कोई भी, प्रूफ के साथ में दे रहा चलिए हूँ, कोई नहीं, चलिए नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेते हैं क्योंकि वो उनकी कोई बड़ी मशहूर ड्रग है, जी जी ठीक है। सभी ऐसी कंपनी नहीं है जी जी जो, बट वो मास में चाहिए ड्रग, जी ओके, एंटीबायोटिक है। तो वो क्या करते हैं, उसका कॉस्ट नीचे करने के लिए, क्योंकि NPPA, फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो बोलती है कि नहीं जी 50 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकना चाहिए, लेकिन कॉस्ट ही 40% हो जाए तो उसको आप कैसे बनाए? तो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे देते हैं। क्या वो थर्ड पार्टी वो क्वालिटी सर्टिफिकेशंस जो चाहिए वो दे सकती है? उनके पास हैं? नहीं है। तो हमने आज तक के साथ में एक रेड किया था एक जगह जहाँ एंटी कैंसर ड्रग्स बनाई जा रही थी। एक छोटा सा वो था, दुकान कह लीजिए, फैक्ट्री कह लीजिए, नाला के साथ में। अच्छा तो सर्टिफिकेशन क्वालिटी तो खड्डे में जाए, वहाँ बन रही थी, स्टैंप लग रही थी उस कंपनी की। तो ये कल हो रहा था कुछ हद तक, आज भी हो रहा है। एक छोटा आप और एग्जांपल देते हैं। हमें बोला गया कि MC होती है, जो विटामिन C हम बनाते थे, हम अकेले रह गए थे जो बना रहे थे, तो हमें NPPA ने कह दिया कि इसके प्राइसेस इतने होंगे। उन्होंने कहा इतने की तो 10 रुपये की आप बोलते हैं तो हमारी 11 रुपये की लागत है। इस तरह से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हम नहीं बना सकते। बट वहाँ के लोग, बाबू लोग तो बोलते हैं नहीं जी ऐसे ही होगा। तो हमने वो बंद कर दिया, या तो डुप्लीकेट बनाते। ये खासियत है इस कंपनी की। अगर मेरे साथ में खड़ी रही तो ये है ना, तो मैं कह के आपको बाई नेम एग्जांपल भी देता हूँ, क्योंकि मुझे ये कंपनी इतनी पसंद आती है। तो हमने वो बंद कर दी मेडिसिन। तो फिर पार्लियामेंट में सवाल उठा, क्योंकि विटामिन C शॉर्टेज हो गई। विटामिन C बहुत ज़रूरी है इस मार्केट के लिए। 1 महीने के अंदर अंदर त्राही मच गई, नकली आ गई मार्केट। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा ये ऑफिसर्स ये जो है ना, जिन्होंने किया है, इनको हटाइए, पहले नहीं बनाएंगे हम। तो वो हटे, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं थे कि आप चैरिटी नहीं कर सकती हैं कंपनीज। एक आपको और बड़ा कमाल का उदाहरण देता हूँ, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी सुना होगा, हमने उसके खिलाफ में कोर्ट में गए थे कि ये जो एंटी कैंसर ड्रग बना रहे हैं ये नकली है। स्वाति पिरामल मेरे साथ में खड़े होकर कोर्ट में लड़ी थी कि फिलग्रास्टिम है, ये गलत है, ये आप जो बना रहे हैं ग्रास्टिम नाम की ड्रग वो नकली है। क्योंकि आप बोलते हैं कि आपने एक प्रेग्नेंट वुमेन पे इसको टेस्ट किया है और एक बच्चे पर भी टेस्ट किया है, तो एक प्रेग्नेंट वुमेन भी ले सकती हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, और ये बायोटेक ड्रग है। मुझे बताइए कि आपने टेस्ट कहाँ किया, क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं है। तो इस तरह की जंग लड़ जाना, मैं आपको टीवी पर बोल रहा हूँ। डॉक्टर रेड्डीज अपने आप में बहुत बड़े। तो फिर एक चिगरू पट्टी नाम का उनका CEO था, डॉक्टर रेड्डी ने उसको सैक किया था। तो देखिए, और हमें उसका भुगतान हुआ पड़ा था। हमने वो ऑर्गेनाइजेशन, संस्था जिसमें हम जुड़े थे, उसको छोड़ दिया था कि नहीं काम करना इस संस्था के साथ में जिसमें ये डॉक्टर रेड्डीज है। तो बाद में मुलाकात हुई उनसे और उन्होंने कहा कि यही बात आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। तो उनको बताया कि साहब मैं फ़ौजी हूँ, मुझे डिप्लोमेसी थोड़ी कम समझाई गई है। एक एनिमी को क्यों मारा जाता है? हम नहीं मारें तो वो मार देगा। आप हमें नहीं मार रहे, आप ड्रग पे लिखते हैं कि ये हमने बनाई है, इसका अप्रूवल है। बताइए वो बायोटेक का ट्रायल कहाँ हुए? बायोटेक ड्रग के ट्रायल्स जो है ना, वो फ्रेश होते हैं, स्टार्ट टू फिनिश होते हैं, 10-10 साल लगते हैं। आपने हमारी ड्रग को कॉपी किया है और इस तरह से लिखा है कि किसी को भी दे दो। तो यहाँ तो अनपढ़ लोग हैं। तो ये गट्स चाहिए, पिरामल में थे।
आपने फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ में लिख दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। आपने हेल्थ मिनिस्टर, जहाँ आपकी माई बाप कंपनी पार्टी है, जो डिपार्टमेंट है, उसके खिलाफ में PIL दाखिल कर दी, ये पब्लिक डोमेन में है। कहा नहीं, तुम ठीक लड़ रहे हो, जंग की लड़ रहे हो। और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए। तो उसके बाद में वो बोलते थे कि साहब ये आपको ये पता होना चाहिए, एज ए बतौर ड्रग कंपनी हमसे कोई रिश्वत नहीं मांगता था, कोई रिश्वत नहीं मांगता था, कि इस बला को टालो, आगे देख लेंगे। तो ये जो इज्जत है, ये बहुत बहुत मेहनत से कमाई गई। और 95 नंबर से मेरी कंपनी पिरामल्स नंबर 3 पर आ गई थी। इतनी जल्दी कोई प्रमोट नहीं होता है। और हमने जब उसको एबट को बेचा था, लगभग 18,000 करोड़ रुपए में 2010 में, अपने आप में कितनी बड़ी वैल्यूएशन हुई थी। तो जो हमारे US FDA अप्रूव प्लांट्स हैं, और उसमें आज तक कभी हमें 484 नहीं मिला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाए गए, तो कुछ कमाया, दवा से ज़्यादा नाम कमाया। चलिए, ये आपकी कंपनी के लिए और आपके लिए बड़ी बात है, और भारत के लिए भी बड़ी बात है कि कम से कम देश में ऐसी भी कंपनियां और ऐसे भी लोग हैं जो समाज के लिए, लोगों के लिए सोचते हैं। ये फिल्मों की तरफ आप गए कैसे? और नानक साहब अगेन कुछ मुझे शर्म नहीं है, कंपनी को बहुत बड़ा इसका जाता है। मैंने 99 में जब कारगिल युद्ध छिड़ा था जी, तो मैंने कहा था इनको, अजय पिरामल को, मुझे रिज़ाइन करना है। इसे अब क्या दिमाग में आ गया? तो कहते, मैंने कहा मुझे कारगिल जंग में जाना है। तो इसे इसके कोई चांदनी चौक जा रहे हो? तो ऐसे नहीं, ये मेरा प्रोविजनल रेजिग्नेशन है, बच के आ गया तो ज्वाइन करूँगा। तो इतनी बड़ी बात कर देना बिना बताए उनके घर में किसी को, 2 बच्चे, माँ बाप, सब को छोड़ के। तो लेफ्टिनेंट जनरल SS ग्रेवाल होते थे, QMG जी, उनसे रिटन परमिशन लिया कि मुझे वहाँ कोई तंग ना करे। तो बंकर्स में बैठ गए। अब वहाँ पर हम लिखते नहीं रहे थे। मिसाइल ट्रेन ऑफिसर था, सबसे सीनियर था वहाँ पर, जो भी था। अभी मैं उसकी बात पूरी नहीं करना चाहूँगा आगे। तो मुझे ज़बरदस्ती नीचे लाया गया था कि ये तुम्हारा काम नहीं है, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर। तो वहाँ पर आके हमने बोला था कि ये हमारे लोग गद्दार हैं, ट्रेटर्स हैं। तो बोलते थे आप कैसे कहते हैं? तो मैंने कहा हमारे छत पे दुश्मन आके फोर्टिफाइड बंकर्स बना गया, जो 2-3 महीने से कम लगे ही नहीं होंगे। फोर्टिफिकेशन कर लो बंकर को, सीमेंटिंग, दिस दैट एंड द अदर, और हम यहाँ सो रहे थे। ये तो भेड़ बकरी वाले जो ऊपर जाते हैं वही इन्फॉर्मेशन ले आते हैं। दैट मीन्स आपके उनके साथ में ताल्लुकात ही नहीं थे। ये तो फेलियर है इंटेलिजेंस का। और 500 मेरे आदमी मर गए। तो हम ट्रेटर्स हैं। तो एक ऑफिसर ने बोला था कि मेरी माँ नहीं थी ट्रेटर, राजी वहाँ लिखी गई थी। लेकिन 8 साल लगे उस किताब को लिखने में। 2 कालीन सम्मत की बात हो रही है जी। अभी कश्मीरी मुस्लिम औरत थी जिसने मुझे कृष्ण क्या है वो समझाया था। कश्मीरी मुस्लिम औरत ने आपको कृष्ण और नानक के बारे में समझाया था। तो मैंने जब कहा मुझे आप पर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनानी है, मैं 5 करोड़ अफोर्ड कर सकता हूँ, तो कहते थे कि मुझ पे नहीं बनाएंगे, गुरु नानक पे बनाइए। अच्छा, मतलब आप पहले कालीन सहमत पे बनाना चाहते थे डॉक्यूमेंट्री, लेकिन उनका कहना था कि आप मुझ पर पहले नहीं बनाएंगे। मुझ पर नहीं बनाएंगे, गुरु नानक पे बनाएंगे। पहले गुरु नानक देव जी पे बनाइए। तो अगर आप किताब पढ़ें तो उस लेडी को, सहमत को, एक जोगी ने कुछ दुआएं दे दी थी, ब्लेसिंग दे दिया था। तो वो, क्योंकि वो गलती अपना मानती थी कि मैंने जो किया मारा लोगों को, ठीक नहीं था, मुझे प्रायश्चित किया था उन्होंने, या जो भी किया था, बहुत पूजा किया था, तो उनको कुछ मिल गया था ब्लेसिंग में। तो कुछ समय में ये भी वादा रहा, वो जब पिक्चर्स दूंगा तो सबसे पहले यहाँ से शुरू कर दूंगा। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, वो 6-6 इंच ऊपर हैं ज़मीन के खड़ी। अच्छा,
वो इतनी पावरफुल हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, आप गुरु नानक को बनाइए। तो मैंने उन्हें बड़े सिंपल सादे से वर्ड्स में कहा था, ठीक है मैं पगड़ी पहनता हूँ, बट मुझे गुरु नानक के बारे में पूरा पता नहीं है। फौजी थे भाई, फौज में जंग लड़ते हैं। तो उन्होंने कहा था पता लग जाएगा। तो मैंने लगभग 2005 में वो एक आर्टिकल लिखा था, आज भी है मीडिया में, नानक माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। मैंने 6 रात में वो देखा था जो मैंने आर्टिकल में लिखा था। ओके, बट पिक्चर कैसे बनाए, आदत नहीं, शर्म, पता ही नहीं कुछ। फिर एक हमने एक नया घर बनाया। तो एक निर्मल सिंह होते थे, अभी गुजर गए वो, और हुजूरी रागी थे हरिमंदर साहब के, वो घर में आए पूजा करने को, कीर्तन करने को। तो उनसे बोला कि मुझे एक वचन पूरा करना है, फिल्म बनानी है नानक पर। तो उन्होंने उत्तम सिंह जी से मिला दिया उन्हें टेलीफोन पर ही। हमने, मेरी जेब में उस वक़्त 60 लाख रुपए थे, उसमें 8 गाने हमने रिकॉर्ड किए। लेकिन लिरिसिस्ट वर्ल्ड का सबसे अच्छा चुना नानक, उन्हीं के राग पर 8 सॉन्ग्स। अब पैसे ख़त्म, तो वो इधर से उधर, जब घर से ऑफिस से घर जाते थे तो घर से वापस आते थे, वो सीडी में सुनते जाते थे। तो एक स्टोरी तैयार हो रही थी, स्टोरी लाइन तैयार हुई। तो स्टोरी लिखा मैंने होएगा, है नानक, या वो सॉन्ग्स सहमत बीच में काम करती थी। इस फिल्म को बनाने में मैंने कोई दुनिया का चोर हो जो ना देखा हो लोगों ने लूटा है, बट मुझे किसी को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पैसा कैसे आ गया, कैसे खड़ा हो गया, अचंभे बताऊंगा, आप आज भी हैरान होंगे किस तरह से मुझे सपोर्ट मिल गई। तो ये फिल्म हमने कहाँ कहाँ शूट नहीं किया है, बड़े पैमाने पे किया है। 20 करोड़ का बजट लेके चले थे, 40 करोड़ रुपया खर्च हुआ। नानक शाह फकीर की बात कर रहे हैं या जी। कालिंग शाह राजी की? नानक की। नानक की। उन्होंने कहा था नानक शाह पहले फकीर बनाएंगे आप उन्हीं पे। तो आपको बाकी जिम्मेवारी मेरे पर है, अब जाइए। 5 मिनट, 3-4 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा वो मुझे समय नहीं देती थी। मेडिटेशन ज़्यादा करती थी। उन्हीं के घर में कृष्ण जी की छोटी सी स्टैचू भी थी। ओके, तो उनकी माँ हिंदू थी, भाई द वे, सहमत की माता जी वो हिंदू थी। तो वो जब वो फिल्म को बनाते रहे, तो आपने मिरेकल सोचे होंगे, कभी देखे होंगे, कभी आपने महसूस किए होंगे, मैंने कैमरा में रिकॉर्ड किए। अच्छा जी, बाकायदा कैमरे में वो मिरेकल्स रिकॉर्ड होते देखे हैं। और हमने डिजिटल कैमरा नहीं यूज़ किया था, फिल्म यूज़ की थी, कोडैक की। तो जो मेरे पास नेगेटिव्स हैं वो दिखा सकते हैं। तो वो अचंभे हुए मेरे साथ में, एक के बाद एक हुए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी। तो हमें एक बोट चाहिए थी भुज में, जिसमें नानक को मक्का लेके जाना था। तो बोट नहीं मिल रही थी। तो हमने गांधीनगर में, मैं उतरा था तो वहाँ से भुज को बाई कार जाना था। तो एक आदमी सामने से गुजर रहे थे, तो एयरपोर्ट के अंदर जी। वो ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि वो पैसेंजर किसी तरीके से नहीं लगते थे। मेरा कोई मतलब ही नहीं था उनसे बात करने का। वो सामने से, मैं ऐसे, और गेट उनके पीछे है। तो मैंने उनसे बोला, भाई साहब मुझे एक पुरानी बोट चाहिए, गांधीनगर किधर है, और तो कुछ कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? तो उन्होंने मेरी तरफ देख के हंसे और एक नंबर नोट करके मुझे पकड़ा दिया, इनसे बात कर लो। उनका नाम था हनीफ, भुज में। उनको फ़ोन किया, वो बोलते हैं सर ये बोट जो है ना बहुत समय से चौक से उतरी नहीं है। ठीक है, और ये 24 तारीख को हाई टाइड है, 24 जून 2013 हाई टाइड है। ये तब उतरेगी, 15 दिन लगेंगे इसको पानी में फूलने के लिए, लकड़ी पानी का मिक्सचर से, उसके बाद चलने के काबिल होगी। ऐसे 25 लाख रुपया मेरा रोज़ का खर्चा है, मेरा 500 का क्रू यहाँ है, तो मैं वेट नहीं कर सकता। इससे आपको कलेक्टर इजाज़त ही नहीं देगा। तो मना कर दिया कलेक्टर ने।
तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया। ओके, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बुला लिया। 15 मिनट की मीटिंग 1 घंटा चली। समझा उन्होंने, इसे जाइए कर लीजिए। 1 किलोमीटर की इजाज़त थी। हम 25 किलोमीटर भुज से बोट को लेके अंदर गए थे, लकड़ी की बोट, उसमें एक सॉन्ग बनना था। ओके, और वापस आ गए। 25 तारीख को फिर गए, फिर 25 किलोमीटर अंदर चले गए। रडर को कंट्रोल मैं कर रहा था, बिकॉज शिप तो चला थोड़ी तो नेवी की आदत जी। थी, तो उसको सेल को इस तरह से रखना था कि ताकि कैमरा कैप्चर करे। वापस आ गए, सारे उतर गए, सब लोग उतर गए, कैमरे भी उतर गए, पानी में बोट बैठ गई। ये रिकॉर्डेड है कैमरा पे। विश्वास कीजिए, मुझे पता था कि बोट को कुछ नहीं होगा जब तक हम समुंदर में हैं। वो चीफ मिनिस्टर का नाम था नरेंद्र भाई मोदी। आपने 2013 कहा तो मैं इनका समझ गया था। एहसान नहीं भूल सकते हम, क्योंकि वो खतरा ले लेना, वो एक विश्वास कर लेना कि जाइए कीजिए, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। ओके, ये एक है। बम्बई में ऐसे शूट कर रहे थे, तो एक मंडी बनाई थी जहाँ गुरु नानक ने सब तेरह बोला था, सब तेरह परमेश्वर का। तो वहाँ मई के महीने में बरसात चालू हो गई। नया नया सेट तैयार किया था, तो मेरे बच्चे बोले कि ये तो सेट गया। तो मैंने कहा अब तक तो बहुत कुछ हो चुका है हमारे साथ में, इसमें भी कुछ भलाई है। और बरसात बम्बई की। तो अगले दिन हम सोमवार को अगले दिन सुबह पहुँचे वहाँ पर, तो बारिश बंद हुई थी। सारा सेट फेड हो चुका था, बिल्कुल प्रॉपर मंडी लगता था सुल्तानपुर की, जैसे कोई उसी तरह की। आप देखिए, वो लगता था कि किसी ने बहुत मेहनत से ये सेट तैयार किया है। ओके, ख़राब नहीं हुआ था। 7 दिन की शूटिंग थी, 5 दिन में शूटिंग ख़त्म हुई। हमारा सेट का शूटिंग 9 बजे से शुरू होता था। 9 बजे से 5 बजे तक बारिश नहीं होती थी। जैसे ही हम बोलते थे कट फिनिश, लेट्स पैक अप, जी। 5:30-6 बजे के बीच में बरसात होती थी, पूरी रात होती थी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फिल्म नानक शाह फ़कीर को बनाने के दौरान आपको जो आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ, उसके पीछे सहमत थी जिन्होंने आपको एक तरह से नानक साहब से जोड़ा? जी, मुझे कुछ एग्जांपल देता हूँ। जी। ये पिक्चर को 3 नेशनल अवार्ड मिले। ऐसा होता नहीं है, जिसको बनाने की कैमरा पकड़ना हाथ में नहीं आया उसको नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। सतीश कौशिक जो हैं वो चेयरमैन थे, हमें बताया नहीं था, उन्होंने आया कि जी आपसे मिलना है। कहते हैं आज शाम को हम अनाउंस कर रहे हैं। हम जानते चाहते थे आप हैं कौन। आपकी फिल्म 9 जगह नॉमिनेट हुई है, 3 नेशनल अवार्ड आपको मिले। हम आपको देखना चाहते थे कि ऐसा क्या आदमी है जिसने ये प्रोडक्ट बना दिया। मुझे मालूम था कि मैंने नहीं बनाया। कान में गए, कान में मेरे बच्चों ने रेड कारपेट पर जाने से मना किया था। उनको पता था कि ये कोई और कर रहा है। आगे चलिए, सुखबीर बादल और उनकी वाइफ और मजीठिया उनकी फैमिली और दोनों बच्चे घर पर आए। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, दोनों रोए थे। एटलीस्ट वाइफ तो उनकी रोई थी, हरसिमरत बादल। ओके, फिर अकाल तख्त के चीफ यानी गुरबचन सिंह, ये मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ, घर पर आए 30 लोगों के साथ में, फिल्म देखा और बोला मुझे कि सरदार साहब, सिखों के पास पैसे की कमी नहीं है, आपको कर्म मिला है, ये किसी की ब्लेसिंग हुई है। रिटर्न में अप्रूवल दिया। और फिर मेरे से किसी ने रिश्वत मांगी कि फिल्म नहीं चलने देंगे। तो मैंने कहा साहब 1 पैसा नहीं दूंगा। तो उन्होंने फिल्म रोक दी। फिर उसके बाद में जंग चालू हुई, बहुत सारा अप एंड डाउन हुआ। तो फिर बोलते हैं SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अवतार सिंह जी,
वो फिल्म देखेंगे और वो करेंगे। तो उन्होंने कहा हम चेंजेस करेंगे। तो उन्होंने फिल्म में चेंजेस के लिए 6 महीना लगाए। बम्बई आते थे, फिल्म देखते थे, ये चेंज करो, वो चेंज करो, कुछ नहीं पता था क्या करो। तो बोलते थे, कई लोग बोलते थे कुछ तो बता दो चेंज करने के लिए, नाक भी बचानी है। फिर उन्होंने रिटर्न अप्रूवल दिया। फिर बीबी जागीर कौर अक्षय कुमार के साथ में आके बम्बई में फिल्म का पोस्टर रिलीज़ किया। फिर मुझसे मांगा गया डिस्ट्रीब्यूटर राइट दे दो, नहीं दिए, फिल्म को बैन कर दिया। तो उनका बैन कर दीजिए बट ये फिल्म चलेगी। तो आज यूट्यूब, जियो सिनेमा, ZEE5 और दूसरे तीसरे OTT प्रोग्राम पर चल रही है। 60 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। ठीक है, सिनेमा हॉल में कम चली, चल रही है। और जिसने इस फिल्म को तंग किया, मुझे सहमत ने कहा था कि जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। तो मुझे किसी से इस बात का बदला नहीं लेना है कि किसी ने इस फिल्म को रोका, क्यों रोका। गुरु नानक को लोगों ने कहा था ये पागल हैं, कोई कहे भूतना, कोई कहे बेताला, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। क्योंकि वो उन दिनों में कहते थे कि सूरज स्थिर नहीं है, निरव चले, निस्सस चले, तार का लख पुगोए, है ना। ये उन्होंने बोला कि तारे, सन, सूरज, चांद ये सब चलते हैं, एक परमात्मा है जो सबको चलाता है। ओके, और सभी उसी में विलीन हो जाते हैं। तो नासा ने 20-25 साल पहले बोला था कि नहीं, सूरज स्थिर नहीं है, चल रहा है, अपनी उसमें चल रहा है। और सूरज के परे भी बहुत कुछ है, आकाशा आकाश लख पताला पताल, 500 साल पहले। तो मुझसे ये नाराज़ इसलिए भी हुए थे, उन्होंने कहा था कि आपने नानक परिवार को हिंदू बताया है फिल्म में। तो उनका मुझे आप प्रूव कर दीजिए कि वो सिख थे। तो ये इनका वो मेहता कालू एक जनेऊधारी थे। उन्होंने नानक को जनेऊ पहनने के लिए बुलाया था। तो उन्होंने, नानक ने कहा था मैं जनेऊ पहनता हूँ, वो दो जो गले ना, टूटे ना, जले नहीं और मुझे परमेश्वर से जोड़ दे, वरना सब नौटंकी है। ओके, ए जनेऊ जी का है तो पांडे धकात, वो पांडित जी वो दो मुझे परमेश्वर से जोड़ दे। तो वो शब्द है, गुरु नानक का गाया हुआ है, आशा राग में गाया हुआ है। पर बोलते थे नहीं, आपने बेबी नानकी के हाथ में ये काला धागा क्यों बांधा है, ये इसको हटा दो। हटेगा तो नहीं। तो वो समझते थे कि साहब, एक और डायलॉग था इसमें, भंड जमिए भंड निमिए, कि हम औरत से जमने हैं, औरत से पैदा, महिला से जुड़े, महिला से पैदा हुए, उन्हीं से जन्मे। और सो क्यों बंदा आखिए जित जमे राजान, क्यों उसको बुरा कहें जो कि राजाओं को भी जन्म देती है। तो बोलते हैं कि ये जो आपके साथ में प्राइवेटली आपने बोला है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या होती है, तो हम गुरु नानक के दाम पर खा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। तो उनका सच्ची बात है। तो इसे आप विराम नहीं दे सकते, अपने आप को उनका विराम नहीं दे सकते, क्योंकि ये सच है। तो बड़े नाराज़ हो गए कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनका जो आपके मन में आता करिए। तो खालिस्तानी पीछे लग गए। तो और बड़े मज़े की बात है, हमारे घर में मुझे दिसंबर के, मेरी खिड़की मेरे पार्क की तरफ जाती है, तो वहाँ 2 मोटरसाइकिल वाले खड़े थे रात को दिसंबर में। तो मैं अपने डॉग के साथ में निक्कर टी शर्ट में, कमरे में तो ऐसे ही होते हैं, उनके पास गया। उन्होंने कहा आप मुझे ढूंढ रहे हैं। वो दोनों सरदार सॉरी पाजी कह के चले गए थे, पकड़े गए थे, जाने दिया कि ये बच्चे हैं, इनको भेजा गया है। तो अगर आपको कोई खरीद नहीं सकता तो आप बेशकीमती हैं, आपकी कीमत ही नहीं है। आपने अपने इन आध्यात्मिक अनुभवों पे किताब लिखने की नहीं सोची? देखिए, मुझे कॉलिंग्स अहमद को जब मार्केट में लाना था तो एक इंसिडेंट हुआ था। तो मुझे एक आदमी आए जिनका नाम है समर खान जी। वो बोलते हैं किताब हमें दे दीजिए।
तो मैंने कहा दे दूँगा मैं, बट करेंगे क्या? इसे इसकी स्टोरी ऐसे होगी। तो मैंने कहा नहीं, स्टोरी चेंज नहीं करेंगे, ये होगी तो चलेगी तो ऐसी ही। तो इसे और भी कोई कंडीशन? आई सेड इसका इतना पैसा लेंगे। 2008 में मैंने 1.5 करोड़ रुपए मांगा था। तो कहते हैं सर पागल हो गए, 5-7 लाख में तुम इतने को ऐसे ऑथर को ख़रीद लेते हैं। और मैंने कहा डायरेक्टर मैं डिसाइड करूँगा, एक्टर मैं डिसाइड करूँगा। तो इसे राइटर ये सब नहीं करते हैं। तो मैंने कहा नहीं देंगे हम। तो उन्होंने जाते जाते, समर खान, वो सुनेंगे इस बात को, उन्होंने मेरे से माफ़ी भी मांगी। तो वो चले गए और जाते जाते बोल गए कि हम आपकी फ़िल्म बना देंगे और हम, आपको पता नहीं हम रेड चिलीज़ के हैं। तब मुझे रेड चिलीज़ पता भी नहीं था। और उनकी किस्मत ख़राब थी कि मैंने मेजर छिब्बा को मिले जाके, मेजर छिब्बा गौरी के फादर हैं जी। उनका, तुम्हारे ऐसे मुझे हुआ है मेरे साथ में, इसे जो कोई ज़्यादा दूसरा आया होगा मुझे चिट्ठी लिख के दो, नोट लिख के दो। 1 हफ्ते बाद समर खान की माफ़ी आई। मैंने माफ़ी को पब्लिक डोमेन में डाल दिया ताकि दोबारा कोई ऐसा ना करे। तो 10 साल तक कोई कॉलिंग सहमत बनाने को तैयार नहीं था कि इस आदमी के साथ में कैसे बनेगा काम। फिर वो गुलजार साहब ने मांगा कि मेरी बेटी को काम नहीं मिल रहा तलवार बनाने के बाद में 4 साल हो गए। मुझे उनके, वो किस ज़माने में हमारे पड़ोसी थे, घंटा घर सब्जी मंडी में, जी। वो भी रिफ्यूजी वहाँ पर एक बतौर मोटर मैकेनिक और वहाँ पर रहे थे। तो मेरा बड़ा आदर सत्कार था उनके लिए। तो मैंने कहा जी आपकी बेटी को डायरेक्टर मैं बनाऊंगा, प्रॉमिस कर दिया था। तो उनको नियुक्त किया। कंडीशन ये थी कि स्टोरी चेंज नहीं होगी। ये बात अक्षय के सामने हुई थी, अक्षय कुमार के। जी। जी। तो क्योंकि अक्षय और मैंने ये फिल्म बनाने की सोची थी, बट मैं इतना उलझ गया था अकाल तख्त वगैरह खालिस्तानियों के साथ में कि वो बनाने को मेरे पास में वक्त और इतना पैसा भी नहीं रहा था। तो इन्होंने सब फाइनली मरता क्या ना करता टाइप 1 साल तक नेगोशिएट करके फिर वो सारा मान गए कि चलिए लीजिए, जान छोड़िए। तो आलिया भट्ट को मिलने गया कि मैं तुम्हें अपॉइंट कर रहा हूँ, स्टोरी नहीं चेंज होना चाहिए। ये सारे प्रॉमिसेस लिए गए कि मुझे फाइनल दिखाई गई, बट जब फिल्म बनी पूरी तो मुझे फिल्म दिखाई नहीं गई, चुपचाप से। तो ये जो वामपंथी होते हैं ना, जो देश के लिए कम और मुनाफे के लिए ज़्यादा और देश को गिरा दिया जाए, ये मैं बड़े खुले शब्द में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जानबूझ के किया गया। भारत का झंडा इस किताब में सहमत सल्यूट करती है। एक संदेश था पूरे देश को कि सारे मुसलमान गद्दार नहीं हैं, ऐसे मुसलमान हैं, कश्मीरीज तो वैसे भी आपके साथ में खड़े हैं। आप उनको कह के टेररिस्ट, आप टेररिस्ट बार बार बोल के उनको टेररिस्ट, चोर करके किसी को चोर बना देंगे। आपने क्या किया? आपने तिरंगा हटा दिया, आप उसको डिप्रेस्ड स्टेट में लेके आए। आपने ऐसा दिखाया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना, उनको बुरा भला कहा सहमत ने। इसका बिल्कुल विपरीत था। जिस आदमी ने 8 साल लगाए इस किताब को लिखने में, उसके दिल पे क्या गुजरी। पैसा तो मैंने अपने घर पे नहीं लाना था, वो सारा का सारा NGOs को गया, छोटा मोटा पैसा नहीं था। ऑलराइट, लेकिन एक बच्चे की तरह 8 साल इसको लगा के पाला। तो ध्यान में आया, फिर समझ में आया कि क्यों कहते थे कि मेघना गुलजार को काम नहीं देना है। एक और बात हुई मेरे साथ में, वही मेघना गुलजार साहब के साथ में अपनी पहली इंटरव्यू पे आज तक में आई थी। मुझे खबर तक नहीं होने दिया कि ऐसा बोलने जा रहे हैं। उसमें कोई लेखक का नाम नहीं था, निकाल दिया क्या था चुपचाप से। ये अकेला मेरे साथ नहीं किया। उसके बाद में एक फिल्म बनाई इन्होंने, छपाक में लेखक जो एक लेडी थी, लॉयर हैं हाई कोर्ट में, उसका नाम निकाल दिया गया। उसने केस किया और जीता केस। तो क्यों किया जाता है ऐसा? फिर मुझे बोला गया कि आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, राजी के लिए मुझे कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा। तो आईफा का अवार्ड जब होना था तो मेरा किताब को बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी के लिए माना गया था, बट मुझे आने से पहले बता दिया गया कि मात आइए साहब, आपको नहीं दे रहे। तो मैंने उन्हें, उस लेडी जो मुझे मिलने आई थी, पास देने आई थी, मैंने बोला बेटा
3 नेशनल अवार्ड जीत चुका हूँ, मुझे एक बार तमाशा तो देख ही लेना चाहिए आईफा का भी। तो वहाँ पर अंधाधुन नाम की एक कंपनी व फिल्म को, जो कि फ्रांस की स्टोरी पर तो इसलिए ओरिजिनल नहीं थी, उसको दिया गया। हम खुशी से तालियां मार के वापस आ गए कि ये देखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगली फिल्म भी मुझे बॉलीवुड से ही बनानी थी, और बॉलीवुड में हीरे हैं, कमल हैं, वो कीचड़ में से ही होते हैं। तो देखना था कि कौन कितने उसमें है। तो धीरे धीरे कुदरत हो या सहमत हो, मुझे कुछ सबक सिखा रही थी। तो अब आते हैं बिछोड़ा पे, क्योंकि कालिंग सहमत के बाद ये बिछोड़ा पे भी ये एक बहुत ही पॉपुलर कहानी है, और इसमें आस और आस्था की बात होती है, और इस पर भी फिल्म बनने जा रही है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि 2 फिल्मों का आपने अनुभव बताया, नानक शाह फकीर में, चलिए मैं कहूँगा कि सहमत की आध्यात्मिकता थी, और आपका खुद का भी उस तरह से धार्मिक विश्वास बढ़ा और आस्था बढ़ी, और गुरु नानक साहब की कृपा से वह फिल्म अच्छी बनी और पूरी दुनिया भर में जानी गई। राजी की कहानी आपने बता दी कि राजी में क्या क्या खेल हुआ। जो लोग महान लोगों में या बड़े लोगों में गिने जाते हैं, वो लोग भी ज़रूरी नहीं है कि निजी जीवन में उनका चरित्र बहुत उज्जवल ही हो। 2 अनुभव आपके पास हो गए। अब ये बिछोड़ा आप खुद बना रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, और इसमें कैसे आप कर पाएंगे कि ये फिल्म जब आएगी तो ये इसी कहानी पर होगी जो आपकी भावना है कि जैसे आप राजी में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि सारे मुसलमान गद्दार नहीं हैं, या भारत का जो झंडा है या हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं उनमें नकारात्मकता नहीं है। आपका उद्देश्य तो बहुत सुंदर था, लेकिन जब फिल्म बन के आई तो कहानी कुछ और हो गई थी, आपका नाम भी हटा दिया गया था। तो बिछोड़ा में ये सारी चीज़ें ना हों, उसके लिए क्या होगा? और इसकी कहानी पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आस और आस्था का अनूठा मेल है, बिछोड़ा की नायिका कौन होगी? राजी की तो चलिए मैं समझ में आता है कि सहमत नायिका थी। तो ये किताब जो भी पढ़ेगा वो ये समझ जाएगा कि इससे बेहतर कहानी बहुत कम लिखी गई होंगी। इसका भी हिंट मुझे सहमत से ही मिला था कि आप एक बार उनको भी मिल लें, उनकी स्टोरी देख लें। तो हुआ ये कि 1955 में जब लियाकत अली खान नेहरू के बीच में एक साइन हुआ था कि समझौता हुआ था कि वहाँ के हिंदू और महिलाएं इधर आ जाएंगी और यहाँ के मुसलमान वापस चले जाएंगी अगर वो चाहें तो सहमत बीबी अमृत कौर वहाँ से वापस नहीं आना चाहती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक 2 साल का, एक 9 महीने का बेटा, 2 बेटे थे। बट वो SHO का उन पर मन आ गया था क्योंकि कमाल की बला की खूबसूरत थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मेरे पास आकर रिपोर्ट करिए, हम यहाँ पर देखते हैं। उनको वहाँ बुला लिया और मुजफ्फराबाद में, तो वहाँ पर उनको फिर उनके साथ में उन्होंने उनको मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, जहाँ पर उन्हें बीबी अमृत कौर ने उनको बहुत सीरियसली घायल कर दिया था। तो जब पूछा गया था कि आपने इतना बड़ा पावरफुल 6 फुट 2 इंच का और आप मतलब 5.5 फुट से भी थोड़ा सा 1 इंच कम पतली सी, और ये कैसे कर दिया? तो एक जवाब मिला था मुझे जो कि जिस पर ये किताब बन गई एक तरह से उस एक सेंटेंस के ऊपर में, कि मेरे अंदर जो परमात्मा बसता है वो किसी भी दुश्मन से बहुत बड़ा है, ये मेरा फेथ है। तो उसके बाद में वो 65 साल उस फेथ पे जिंदा रही कि मैं अपने बच्चों को मिल के ही मरूंगी। उसने उस बीच में क्या क्या किया। उसकी शादी भी हुई मेजर विर्क के साथ में, और जब वो मेजर विर्क 65 की वॉर में जा रहा था तो उसने अपने हस्बैंड को बोला था कि जो वाइट हाउस है मेरा मुजफ्फराबाद के पास में, कुंडी नाम की जगह है,
वहाँ पर बॉम्बिंग नहीं करना। कहते क्यों? मेरे माँ बाप रहते हैं वहाँ, मर चुके थे सब, मार दिए गए थे आने से 47 में जब कट। तो कहते वहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं, उनकी आत्मा रहती है। वो दर्द देखिए एक बेटी के मन में क्या था। वो एक बेटी थी और एक माँ थी। फिर जब उसने माँ ने अपने दोनों बेटों को मिलना चाहा, कैसे वो मिली, वो जीवन कैसे हुआ, पहले बिछड़े कैसे और फिर वो कैसे वो वापस पहुंची। और हसन अब्दाल नाम की एक जगह पर, वो बूढ़ी थी तब वो उसमें हसन अब्दाल में मार्केट है जो कि 25 फीट की लंबी होगी, इस तरह दुकानें, इस पर छोटी छोटी दुकानें। उसमें अपने 2 बच्चों की फ़ोटो लगा के, एक 2 साल का, एक 9 महीने का, ऐसे रख के हर दुकान से पूछती थी आपने मेरे बच्चे देखे? सारे उसका मजाक उड़ाते थे। उसको पता था कि मिल जाएगी, उनको बच्चे मिल जाएंगे। तो जब मैंने उनके बच्चों को रिकॉर्डिंग किया, वीडियोग्राफी किया, तो पता लगा एक की उम्र 70 साल है, एक की 72 साल। तो वो दोनों बच्चे मुसलमान हैं। बड़ा वाला बेटा हर साल मक्का जाता था मांगने के लिए कि मुझे मेरी माँ मिल जाए। छोटा वाला गुरुद्वारे भी जाता था, मंदिर भी जाता था, चर्च भी जाता था, मस्जिद भी जाता था, मुझे मेरी माँ मिल जाए। और उस माँ को पता था कि ऐसा होगा, और भगवान से कहती थी कि जब तक मैं अपने बच्चों को अपनी छाती से ना लगा लूँ, मुझे मत उठाना। एक माँ का जो फेथ है वो रिलीजन से बहुत परे है। रिलीजन इंसान का बनाया हुआ है, ज़्यादातर ढोंगी चलाते हैं, और फेथ माँ का परमेश्वर से जुड़ा है। मैंने उन ढोंगियों को, खालिस्तानियों को देखा है। मैं जानता हूँ कि कौन कितने पैसे में कौन से प्रसाद बेचते हैं। ओके, फौजी हूँ, कोई से डर नहीं लगता है। जब तक हम अपने अंदर के ये कपट को नहीं हटाएंगे, इंसान नहीं बनेंगे। विछोड़ा एक उस माँ की कहानी है। बहुत दिक्कतें आ रही थी कि किताब किसको दी जाए, क्योंकि कोई ऐसी हीरोइन नहीं है जो इस किताब में लीड रोल ना करना चाहेगी। 17 साल से 70 साल तक की उम्र का वो जर्नी होगी। राजी की बात हो रही है, बिछोड़ा की बात हो रही है। तो ये आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये कोई भी जो बेस्ट ऑफ हीरोइंस है वो इसको एक्ट करना चाहिए, क्योंकि टैलेंट इसका दिखेगा। मदर इंडिया जैसी एक किताब है। तो फिर किसी ने मिलाया कि इस तरह से मैडॉक आपसे बात करते हैं, उनके बारे में पता किया। तब ये मैडॉक फिल्म बना रही है मुझे बतौर को प्रोड्यूसर लेके। और जब उन्होंने जब मुझे कहा कि एज ए बतौर पार्टनर लिया, तो हमने 1 अक्टूबर से एक कंपनी लॉन्च कर रहे हैं ताकि लेखक को उसका इनाम में ठीक तरह से दिया जाए। तो उसमें हम जितने भी देश के लेखक हैं, तो अच्छी कहानी में दम होना चाहिए, तो हम लेंगे उसकी प्रोडक्शन के लिए। इस तरीके से लेंगे कि वो कुछ चंद रुपयों में, चंद लाखों में बेच के परे नहीं हो जाए। उसको बतौर पार्टनर बना के, ताकि उसको उसका मेहनताना मिले और बतौर पार्टनर कहलाया जाए, बिकॉज कंटेंट किंग होता है। तो मतलब पहली बार आप उस तरह की कंपनी की परिकल्पना कर रहे हैं जो लेखकों को भी सिनेमा में कम से कम बतौर पार्टनर उनको पहचान दिलाएगी, और जो बतौर लेखक आपको नुकसान हुआ पिछली फिल्मों में या राजी के दौरान जो नुकसान हुआ वह न उठाना पड़े, आपका यह कहना है। देखिए, मैं लेखक को, मुझे पता लगता है, समझ है कि कितना मेहनत लगती है लिखने में। और मैं आपको 10-20 लाख रुपए देकर बोलूँ कि आप जाइए और आप स्टोरी को तोड़ मोड़ के डाल दूँ, तो ठीक नहीं है। तो उसको उसका देना चाहिए। रजनीकांत पुरानिक मिले थे मुझे, 4थे स्टेज पे थे कैंसर में। उनकी किताब है नेहरूज 97 मेजर ब्लंडर्स, उसको खरीद लिया राइट्स को। उसको फिल्म बनाई जाएगी, देश को दिखाना चाहिए हम किस इतिहास से उठे, जिसके लिए हम आज देखिए, सिखों को, ये मैं खालिस्तानियों को एड्रेस कर रहा हूँ, सिखों को एक बात दी गई है जो किसी को नहीं दी गई। पूरी संसार ज़र जोरू जायदाद पर लड़ रहा है। सोना चांदी, औरत
और जायदाद। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे बनाए, 5 हिंदू थे, 3 उसमें से लो कास्ट के थे, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई गुजरात से, कोई हरियाणा से, कोई लाहौर से, ओके। और उन सब के हाथों में से खुद सिख बने, किस लिए? मुग़लों से लड़ने के लिए और सेक्रीफाइस देने के लिए। ना ज़र, ना जोरू, ना जायदाद, एक चौथा एंगल लगाया कि हम दूसरों के लिए लड़ेंगे और दूसरों के लिए मरेंगे। इस तरह से सिख बने थे। गुरु नानक ने बाबर के ख़िलाफ़ में बोला था, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, तैकी दर्द ना आया। परमेश्वर को बोला था कि तुम्हें दर्द नहीं हुआ, हमें बाबर ने इस तरह काट मसोल दिया। उन्होंने कोई खालिस्तान का नाम नहीं लिया था, हिंदुस्तान बोला था। तो हम कहाँ भटक गए हैं? किसने भटका दिया है? क्यों भटका दिया है? क्यों? सिखों में तो जात पात नहीं होती, ऊंच नीच नहीं होती है। फिर कैसे कोई शेड्यूल कास्ट बोलता है अपने आप को? मजहबी सिख बोल देता है, कोई ये सिख, कोई वो सिख। ऐसा नहीं होता है सिखों में। एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये शिक्षा क्यों हमें बाहर नहीं लाने देते? मैं आज चैलेंज करता हूँ, मुझे बता दीजिए 1402 नंबर पेज में गुरु ग्रंथ साहिब में कृष्ण जी का पूरा वर्णन है। अगर किसी में हिम्मत है भाई जी में, तो वो पढ़ के दिखा दे, दूसरे दिन नौकरी से निकाल देते हैं। क्यों वोटिंग इस तरह से रखी गई है कि मजहबी सिख जब बाल काटे केशधारी सिख होना चाहिए, और केशधारी भी सिर्फ अमृतधारी होना चाहिए, अमृतधारी भी वो जो एक गुट के हों, ताकि ताकत 1000 से ज़्यादा करोड़ का जो बिजनेस है वो हमारे कब्जे में रहे। तो आप उसके खिलाफ में बोलेंगे नहीं, तो आप अपनी नपुंसकता का संदेश दे रहे हैं। सिक्का साहब, देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपने जो बातें कही, हालांकि हम लोग आपकी किताब पर बात कर रहे थे, और आपकी किताब में अभी तक जो मैं समझ पाया, आपकी फिल्में महिला केंद्रित, आपकी फिल्मों की नायिकाएं महिलाएं हैं। वो महिलाएं जो आध्यात्मिकता से भरपूर हैं, या जो प्रेम से भरपूर हैं, ममता से भरपूर हैं, स्नेह से भरपूर हैं, जिनके लिए संवेदना उनकी, करुणा उनकी, सब कुछ है, उनकी ताकत है। दूसरी तरफ हमारी बातचीत में वामपंथ भी आया और खालिस्तानी भी आए, भ्रष्टाचार भी आया, और कट्टरपंथिता पर आप कुछ ज़्यादा ही हमलावर हैं अपनी बातचीत में। आखिर जिस आदर्श समाज की कल्पना गुरु नानक देव जी ने की थी, या आप भी चाहते हैं कि ऐसा समाज होता तो अच्छा होता, जहाँ भेदभाव न हो, गरीबी भूखमरी न हो, एक दूसरे के लिए छल प्रपंच न हो? ऐसा समाज कैसे बन पाएगा? देखिए, 200 साल से ज़्यादा हमने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की, उसके बाद 60 साल हमने कांग्रेस की ग़ुलामी की, क्योंकि हड्डियों में जंग लग गया है। आज एक मौका है, मैंने अभी भी कहा था कि खड़ा तो हमको होना पड़ेगा, अपने भीतर से लड़ना पड़ेगा, बाहर से नहीं। अगर आप ऐसा चलने देंगे तो नेता लोगों के तो बहुत मज़े हैं, वो तो चलाते रहेंगे, बांट के खाएंगे हमको। हिंदुओं को सिखों से लड़ा दिया, सिखों को हिंदुओं से लड़ा दिया, जबकि एक ही परिवार से पैदा होते हैं। मेरे परिवार में पहला बेटा सिख बना था, उसके बाद में वो रीति चली आई। तो मैं कैसे भूल जाऊं कि जिसने पगड़ी नहीं रखी है वो मेरा भाई नहीं है। आगे आने वाली किताबें क्या हैं? प्रोजेक्ट अब और किन पुस्तकों पे काम कर रहे हैं, और उनकी पहली किताब जो है, मैं इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। मुझे कोई एक भी बता दीजिए देश में कोई एक भी इंसान जो पहले हिंदू नहीं था, जिसके पूर्वज पहले हिंदू नहीं थे। क्यों भुला दिया गया इस बातों को? क्यों भुला दिया गया कि ये जंग अहिंसा से नहीं जीती गई,
मोहनदास करमचंद गांधी जी महात्मा नहीं थे, ये बोलिए, मेरे मेरे आवाज़ को उठाइएगा। नेहरू भारत रत्न के काबिल नहीं थे, इंदिरा और राजीव गांधी को भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए था। सिखों को मारना, 10,000 सिखों को मारना, देखिए हंसने की या दुख ले की बात नहीं है। हम सच से परे होते जाएंगे, किसी को तो उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ये गलत है। भारत रत्न बाज़ार में बेचने की चीज़ नहीं है। अब आपका दूसरा सवाल था, मैं भूल गया। नहीं नहीं, मैं देखिए अभी चूंकि आपने, चलिए किताबें पे बात है, तो एक गोविंद किताब है, अगले साल आ रही है, कमाल की स्टोरी क्या है। होगा? तो वो 4 मिलिट्री ऑफिसर्स को मैंने उनकी कहानियों को जोड़ दिया है, बतौर एक बनाया है। उसमें 2 महिलाएं हैं जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है, ओके, और एक ऑफिसर है जिसका नाम है लेफ्टिनेंट गोविंद सिंह, जो उन चारों किरदारों को इकट्ठा जोड़ के बनाता है। लेकिन सिंह साहब, आप जब सिक्का साहब, आप जब रहे होंगे फौज में, नौसेना में, तब तो महिलाएं नहीं थी, तो आप ये किरदार गढ़ कैसे लेते हैं? नहीं, वो किताब उन्होंने फौज में काम नहीं किया। अच्छा, वो उन्होंने उस फौजी के ज़िंदगी में क्या कर दिया वो दिखाया गया है, और किस तरह से उसको एक ऐसा डिसीजन लेने पे प्रोत्साहित कर दिया जिससे कि नेवी का चैप्टर लिखा गया, अध्याय लिखा गया, और अध्याय में चेंजेस लाए लेफ्टिनेंट गोविंद सिंह ने। एक किताब हो गई गोविंद, और एक है चाबी मास्टर। उसकी कहानी क्या होगी? उसकी कहानी वो भी अगले साल आ जाएगी। वो कहानी बड़ी कमाल की है कि एक मंदिर में केले चोरी करने वाला इंटेलिजेंस के हाथ लग जाता है। मंदिर से केले चुराता है? हाँ, उसका काम सिर्फ मंदिर से केले चोरी करके रात को सोता था वहाँ। तो वो उसका काम सिर्फ इतना ही था, वो कोई चोर नहीं था। वो किसी भी ताले को खोल सकता था लेकिन गुल्लक को नहीं खोलता था। तो जब इंटेलिजेंस वालों को पता लगा कि उसके ऊपर में वहाँ का एक जो ट्रस्टी है वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी था, तो उसने उसको धर लिया कि ये केले के छिलके क्यों पड़े मिलते हैं स्टोर रूम में स्ट्रॉन्ग रूम में। तो फिर उसने जो काम किया, तो उसके प्रोत्साहन के पीछे कौन थी? एक महिला थी। उसको किसने इतना बड़ा बना दिया कि उसने जो सबसे बड़ा खतरनाक आदमी था जावेद, मैं तो नाम ले रहा हूँ, दाऊद का राइट हैंड था, उसको मारा था। तो किस तरह से उसने एक, और किसी भी सूरत में करप्ट नहीं हुआ। देश में ऐसे लोग हैं। एक उसके बाद में किताब लिखी गई रोग्स, एक और किताब लिखी गई है गार्ड, द गार्ड। वो गार्ड अपने आप में इस देश में तहलका मचाएगी। सच्ची स्टोरी है। तो आप ये अपने किरदार कहाँ से पाते हैं? तो देखिए, ये कटोरा है, मान लीजिए, अगर ये इस तरह से है तो बरसात तो हो रही है, कुदरत की रहमत हो रही है। अगर ये ऊपर है तो गिरेगी, अगर ऐसे है मटका तो इसमें कुछ नहीं गिरेगा। तो आप मांग रहे हैं परमेश्वर से कि मुझे सच्ची स्टोरी दो, कुछ कहानी दो, तो मिल रहा है। गोल्फ कोर्स में खेलते खेलते किसी ने बोल दिया था मुझे, अरे मर गया, अभी बीवी की चाबी घर में ले आया हूँ, घर से ले आया हूँ, वो बुला रही है, मैं गोल्फ नहीं खेल सकता। मैंने क्या हो गया? कहता अभी जाऊँगा, मुझे तो निकलना है। मैंने कहा नहीं, मेरा ड्राइवर तेरी गाड़ी में चाबी दे आता है जाके, तो तू शाम को जाएगा, तब तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो उसने बोला आई विश वो चाबी मास्टर मेरी बीवी को भी एक बार मिल के सिखा गया होता। एक वर्ड बोला था उसने, चाबी मास्टर। हमने स्टोरी निकाल दिया पूरा उसका। तो वो अगर एंटीना आपके ऊपर हैं, तो कोई ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी था तो 10 चैनल चलते थे, कलर टेलीविज़न हुआ तो 25 चैनल चलने लगे,
अब सैटेलाइट चैनल है तो हज़ारों चलते हैं, सिग्नल तो सब ऊपर है। आपको सबसे ज़्यादा आनंद किस काम में आता है? कॉरपोरेट की दुनिया में, फिल्में बनाने में, या किताबों की कहानियाँ ढूंढने में, लिखने में, या खेल में? आप तो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, अभी भी जाते हैं? मैं अपनी कंपनी में एक अजूबा माना जाता हूँ शायद से, मशहूर हूँ, रिश्वत नहीं देता हूँ। तो जब वो सबसे उल्टे काम फंस जाते हैं, कोई डील होनी होती है, कोई इधर से उधर, पूरा बात नहीं करूँगा इसे, तो उनका विश्वास है कि मैं कर लूँगा, मुझे ज़्यादा मुझ पर विश्वास दे देता है। तो ये इश्क हो गया, ये काम उलझनों को। कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ नॉट एन ईजी वर्ल्ड। मैं इंडिया के सबसे पहली बैच में था जिसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की ट्रेनिंग की थी टोक्यो में। ओके, तो मुझे इन चीज़ों का शायद अच्छा लगता है, चैलेंजेस को लेना, या कुछ कुदरत ने, या कुछ हर जगह मुझे लगता है सहमत कहीं खड़ी है मेरे पीछे, तो एक विश्वास सा है। तो विश्वास इतना अंधविश्वास सा हो गया है, बड़े बड़े उल्टे सीधे काम कर देता हूँ, वो बचा लेती है। सहमत की आपकी ज़िंदगी में क्या भूमिका है? माँ थी। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, आपकी फिल्मों के लिए। और मैं चाहूँगा कि हर किसी की ज़िंदगी में सहमत जैसी माँ हो, जो अपने बच्चे को सही मार्ग दिखाए, उसे सफलता की ओर प्रेरित करे और एक अच्छा मनुष्य बनाए। साहित्य तक में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सिक्का साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार। एक मैं बात और ऐड कर दूं? जी ज़रूर ज़रूर। कभी हो सकता है कि आप पहली बार फिल्म बना रहे हो, पंडित जसराज ये गाने के लिए आ जाएं, 1 रुपया लें। AR रहमान 1 रुपया लें। थॉमस कांटे लिनन हॉलीवुड से आ जाएं, 1 रुपया लें। गुरुजस ग्रैमी अवार्ड विनर वो गाना गा के आए, 1 रुपया लें। कभी हो सकता है रसूल पुकुट्टी, उत्तम सिंह, सोनू निगम, हर्षदीप कौर, ये इस कैलाश खेर, ये पैसा लेने से मना कर दें। हमें ये मिरेकल्स हैं, ये आसानी से हो ही नहीं सकते। एक है अश्विनी जो कि एक राग गाते हैं, जो अपने आप में कमाल का राग गाते हैं। ओके, वो आए, ट्रेन से आए थे, कहीं पर वीज़ा लेने के लिए आए थे बॉम्बे में। तो रसूल पुकुट्टी ने कहा कि क्या कर रहे हो, आ जाओ ज़रा यहाँ पर थोड़ी देर गा जाओ तो बैकग्राउंड में काम आएगा। उनको एक चेक दिया लिख के कि खाली हाथ नहीं जाना है। उन्होंने एक मुझे चिट्ठी लिखी, आपका चेक मेरे दीवार पर आपके लिए, आपकी इनाम का है, टंगा रहेगा, पैसा नहीं ले सकता। ये नहीं हो सकती ऐसी चीज़ें। कोई आपको मदद कर रहा है, कोई आपकी सहायता के लिए खड़ा है, जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसने इस देश के लिए अपनी जान दे दी है। बहुत बहुत आभार आपकी इस बातचीत से। मैंने फिर कहा, सभी को कह रहा हूँ कि सहमत जैसी माँ सभी को मिले। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।